हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई क्लास 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 के लिए हिस्ट्री के प्रैक्टिस सेट और पीवाईक्यू को आपके साथ सॉल्व करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक सभी चैप्टर्स के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड पीवाईक्यू दिए हुए हैं। इसके साथ ही बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3, DSSB टीजीटी पीजीटी, केवीएस टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी और ईएमआरएस में जो भी हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इसके ऊपर के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। ये प्रश्न फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 64 है, फ्रांस संवैधानिक अधिपति कब बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1791 में। 5 मई 1789 को स्टेट्स जनरल का अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें तृतीय स्टेट ने विद्रोहात्मक रवैया अपनाते हुए नेशनल असेंबली का रूप धारण कर लिया। इसी नेशनल असेंबली ने 1789 ईस्वी में फ्रांस के लिए एक संविधान की व्यवस्था की, जिसमें निर्वाचन के लिए एक सदन वाली व्यवस्था का प्रावधान था। अतः 1791 में फ्रांस संवैधानिक अधिपति बन गया। 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सम्राट की शक्तियों को सीमित करना था। इसमें सत्ता का विभाजन विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में किया गया। अर्थात 1791 के संविधान के तहत नेशनल असेंबली ने राजा और मंत्रियों की शक्तियों पर नियंत्रण स्थापित किया। राजतंत्र के समय व्यापारिक हितों को प्रोत्साहित करने वाले प्रावधान समाप्त कर दिए गए, जिसे संवैधानिक राजतंत्र के समय प्रोत्साहित किया गया। अगला प्रश्न है, 1791 के संविधान के तहत राष्ट्रीय असेंबली डैश का नियंत्रण करती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राजा और मंत्री। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सरकार ने फ्रांस में व्यापारिक हितों को प्रोत्साहित किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संवैधानिक राजतंत्र। अगला प्रश्न है, फ्रांस की संविधान सभा द्वारा डैश को मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 26 अगस्त 1789। फ्रांस की संविधान सभा द्वारा 26 अगस्त 1789 ईस्वी को मानव एवं नागरिकों के अधिकारों की घोषणा फ्रांसीसी क्रांति के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसके सार्वभौमिक सिद्धांत थे। यह थॉमस जेफरसन के परामर्श से तैयार किया गया था, न कि उनके द्वारा लिखा गया था। इस घोषणा में कानून के समक्ष समानता, गैर कानूनी गिरफ्तारी से मुक्ति, सार्वजनिक पद पाने की समानता आदि की गई थी। 18वीं शताब्दी में पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों की घोषणा के मसौदे का एक हिस्सा बताने के लिए ले बार्बेर द्वारा राजदंड का प्रतीकात्मक उपयोग किया गया था। फ्रांस में जहां 1 और 14 जुलाई 1790 को बास्तिल के पतन की पहली वर्षगांठ मनाई गई, वहीं दूसरी ओर जुलाई 1790 में ही चर्च और पादरियों में सुधार की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों की घोषणा के मसौदे के एक हिस्से बताने के लिए ले बार्बे द्वारा राजदंड का प्रतीकात्मक उपयोग किया गया था। राजदंड किसका प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए शाही शक्ति का प्रतीक।
अगला प्रश्न है, फ्रेंच क्रांति के संदर्भ में मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह 26 अगस्त 1789 को घोषित किया गया था। दूसरा है, इसके सार्वभौमिक सिद्धांत थे। तीसरा है, यह थॉमस जेफरसन द्वारा लिखा गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में घटना वर्ष का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल पहला, मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा 1789, ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भावनाओं में से कौन सी फ्रेंच क्रांति के साथ नहीं जुड़ी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मार्क्सवाद। आधुनिक राष्ट्रवाद, नागरिकता के अधिकार और राष्ट्र की संप्रभुता फ्रेंच क्रांति से जुड़ी भावनाएं एवं विचार हैं। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांसीसी राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया तथा राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। फ्रांस में राजनीतिक चेतना के कारण नए राजनीतिक वातावरण का सृजन हुआ तथा फ्रांस में संप्रभुता के सिद्धांत की प्रतिस्थापना हुई। मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा फ्रांसीसी क्रांति का एक मौलिक दस्तावेज है। मार्क्सवाद फ्रांसीसी क्रांति से जुड़ा नहीं है तथा यह एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दर्शन है जिसका नाम कार्ल मार्क्स के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करें। एक तरफ राजनीतिक प्रतीक और दूसरी तरफ उसके मायने दिए हुए हैं। इसका सही सुमेलन इस प्रकार है, डेनों वाली स्त्री का कानून का मानवीय रूप होगा, नीला सफ़ेद लाल का फ्रांस के राष्ट्रीय रंग होगा, विधि पट का सब बराबर हैं होगा और लाल फ्राइजियन टोपी का स्वतंत्र दास होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक अभिक कथन और दूसरा कारण है। इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए विकल्पों की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन है, जेकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। कारण है, ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। फ्रांस के जेकोबिन क्लब के सदस्य मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे। इनमें छोटे दुकानदार और कारीगर शामिल थे एवं इनका नेता मैक्समिलियन रॉबेस्पियर था। जेकोबिनों के एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय किया। ऐसा उन्होंने समाज के फैशन परस्त वर्ग, खास तौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों से खुद को अलग करने के लिए किया था। यह ब्रीचेस पहनने वाले कुलीनों की सत्ता समाप्ति के ऐलान का उनका तरीका था। जेकोबिनों को सो कुलांत के नाम से जाना गया, जिसका अर्थ है बिना घुटने वाले। ये कुलात पुरुष लाल रंग की टोपी पहनते थे जो स्वतंत्रता का प्रतीक थी। अगला प्रश्न है, क्रांति के बाद फ्रांस में आर्थिक उन्नति का मुख्य कारण कृषि प्रगति के कारण था। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फसलों का व्यावसायीकरण। क्रांति के बाद फ्रांस में आर्थिक उन्नति का मुख्य कारण कृषि प्रगति के कारण फसलों का व्यावसायीकरण था। कृषि उत्पादों के विपणन और उनके परिशोधन के कारण
खेती के अलावा भी रोजगार के अन्य अवसर पैदा हुए। बड़े पैमाने पर अनाजों की कुटाई, वाइन का उत्पादन और इन उत्पादों का परिवहन, भंडारण और विपणन जैसे क्षेत्रों में काम करने के अवसर उपलब्ध हुए। हालांकि फ्रांस में बाजार की सक्रियता सब जगह एक समान नहीं थी। फ्रांस ने अपनी आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए अत्युत्तम पृथक्करण की नीति को अपनाया था। अगला प्रश्न है, अपनी आर्थिक गतिविधियों के विकास के लिए यूरोप के किस देश ने अत्युत्तम पृथक्करण की नीति को अपनाया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, फ्रांस। अगला प्रश्न है, फ्रांस के मध्यम वर्गीय के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, 18वीं शताब्दी में एक सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया। दूसरा है, 18वीं सदी के मध्य वर्ग ने समुद्र पारी व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन में अपार संपत्ति अर्जित की। तीसरा कथन है, उत्पादित ऊनी और रेशमी कपड़ों के एकमात्र खरीदार फ्रांस के समृद्ध लोग ही थे। चौथा कथन है, 18वीं सदी में उदित होने वाले मध्य वर्ग का मानना था कि किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी संपत्ति, न कि विशेषाधिकार होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी सही है। फ्रांस में 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्यवर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारी व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तीसरी स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग शामिल थे। ये सब पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेषाधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति डैश की स्थापना के लिए हुई थी? पहला है समतावादी समाज, दूसरा है सामंतवाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल एक, समतावादी समाज। फ्रांसीसी क्रांति आधुनिक यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी जो 1789 में शुरू हुई। फ्रांसीसी क्रांति समतावादी समाज की स्थापना के लिए हुई थी। इसने फ्रांसीसी राजतंत्र सामंतवाद को समाप्त कर दिया और लोगों के लिए स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के नए विचार लाए। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया तथा 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र घोषित किया। एक समतावादी समाज में लिंग, आयु, जाति या धर्म की परवाह किए बिना सभी को समान माना जाता है। अगला प्रश्न है, फ्रांस के राष्ट्रीय गान को निम्नलिखित में से किसने लिखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, रोजेट डी एल एस्ले ने। कवि रोजेट डी लाइल एस्ले द्वारा रचित मार्शिले के गीत को पहली बार मार्शिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गाया था। इसीलिए इस गाने का नाम मार्शिले हो गया, जो अब फ्रांस का राष्ट्रगान है। अगला प्रश्न है, फ्रांस 1792 में किस देश के साथ युद्ध लड़ा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रिया। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा एवं ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित किया। प्रांतों से हजारों स्वयंसेवी सेना में भर्ती हुए और 1792 में ऑस्ट्रिया और प्रशा के साथ युद्ध लड़ा। सिपाहियों ने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में भाग लिया था। फ्रांस में नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। 21 सितंबर 1792 को कन्वेंशन ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर गणतंत्र की स्थापना की। गणतंत्र की स्थापना का अर्थ था कि अब वंशानुगत शासन समाप्त हो गया है तथा जनता सरकार और उसके प्रमुख का चुनाव करती है। लुई 16वें को गिरफ्तार करके
ट्यूलरीज के पैलेस में एक आभासी कैदी के रूप में रखा गया तथा कुछ समय पश्चात न्यायालय के देशद्रोह के आरोप में उसे मौत की सजा सुना दी गई। 21 जनवरी 1793 को पैलेस डी ला कांकार्ड में उसको सार्वजनिक रूप से फांसी अथवा गिलोटीन द्वारा सर कलम कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सभा का एक मुख्य योगदान था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गणराज्य की स्थापना। अगला प्रश्न है, किस कन्वेंशन में फ्रांस में राजतंत्र समाप्ति की तथा गणतंत्र की घोषणा की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 21 सितंबर 1792। अगला प्रश्न है, 21 सितंबर 1792 को फ्रांस में क्या हुआ? पहला है, अब वंशानुगत राजशाही नहीं रही। दूसरा है, फ्रांसीसी जनता अपने नए सरकार का अब चयन कर सकती थी। तीसरा है, फ्रांसीसी जनता अपनी सरकार के प्रमुख का अब चुनाव नहीं कर सकती थी। और चौथा है, कॉन्वेंट एक असेंबली का निर्वाचन हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए और बी सही है। अगला प्रश्न है, लुई 16वां को आभासी कैदी के रूप में कहाँ रखा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ट्यूलरीज के पैलेस में। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में रिपब्लिक सरकार द्वारा लुई 16वां का सर गिलोटीन द्वारा कलम कर दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 21 जनवरी 1793 को। अगला प्रश्न है, किंग लुई 16वां कब निष्पादित किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 21 जनवरी 1793 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के सत्यता की जांच करें। पहला कथन है, सन 1793 से 94 तक के काल को आतंक का युग कहा जाता है। कथन 2 है, रॉबिस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही दिया हुआ है। फ्रांस में सन 1793 से 94 तक के काल को आतंक का युग द टेरर कहा जाता है। रॉबिस्पियर ने नियंत्रण एवं दंड की सख्त नीति अपनाई थी। रॉबिस्पियर के अनुसार जो भी गणतंत्र के शत्रु थे, जैसे कुलीन पादरी एवं अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों को जो उनके कार्यशैली से असहमति रखते थे, आदि सभी को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। एक क्रांतिकारी न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाया गया। यदि न्यायालय द्वारा किसी को दोषी पाया जाता था तो उसे गिलोटीन पर चढ़ाकर उसका सिर कलम कर दिया जाता था। गिलोटीन मशीन का आविष्कार डॉक्टर गिलोटीन ने किया था। जुलाई 1794 में न्यायालय द्वारा रॉबिस्पियर को दोषी ठहराया गया और गिरफ्तार करके उसे अगले दिन गिलोटीन पर चढ़ा दिया गया। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति ने अपने सबसे हिंसक चरण द टेरर में डैश वर्ष में प्रवेश किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1794 में। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति की कौन सी अवधि आतंक का राज के रूप में जानी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 1793 से 1794। तो आज के लिए बस इतना ही। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, इससे संबंधित क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।